अस्सलाम टू एवरीवन। आज हमारा सीएसएस पे ये सेकंड सेशन है और हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है HTML CSS फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस 2023 उसका ये 7th पार्ट है और CSS का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं CSS की और प्रॉपर्टीज। एक मिनट मुझे आप दें। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं CSS में कि CSS में कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने CSS की जो बेसिक्स पढ़े थे उसमें हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे ना। तो उसमें हमने पढ़े थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से CSS HTML के एलिमेंट्स को CSS के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। जिसमें से हमने देखा था कि आप टाइप सिलेक्टर का भी यूज करते हो, जिसमें आप जो HTML के जो एलिमेंट होता है, जैसे कि P टैग है तो वहां पर P लिख रहे होते हैं, H1 होता है तो वहां पर हम स्टाइल के अंदर हम H1 लिख रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टाइप सिलेक्टर। दूसरा हमने क्या देखा था? ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर क्या होता है? जो हम आईडी एट्रीब्यूट देते हैं HTML एलिमेंट के अंदर। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट कैसे? जैसे बॉडी का एलिमेंट है, ठीक है, उसमें मैंने आईडी का एट्रीब्यूट दे दिया मैंने, और उसको कोई भी एट्रीब्यूट दे देता हूँ, बॉडी। ठीक है, ये एट्रीब्यूट दे दिया मैंने, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करता था? हैश के थ्रू उसको मुझे एक्सेस करना पड़ता था। इसके बाद हमने पढ़े थे क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम कैसे करते थे? डॉट के थ्रू कर रहे होते थे। तो क्लास को तो आप सबको पता है कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स को हम एक क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली वो ऑफ कर ले। माइक किसका खुला हुआ है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में बहुत सारे सिलेक्टर्स आते हैं। लाइक मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिलेक्टर्स देखे। सेलेक्टर्स की ये टाइप्स, टोटल टाइप्स हैं, जिसमें ये सिंपल सिलेक्टर्स भी आते हैं जो हमने पढ़े थे, जिसमें से हम टाइप सिलेक्टर और नेम सिलेक्टर भी कहते हो। ठीक है, उसके बाद हमने आईडी सिलेक्टर को देखा था और क्लास, तो ये सिंपल सिलेक्टर थे। इसके बाद कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, जो रिलेशनशिप को दिखाते हैं। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको दिखाते हैं, मतलब क्या रिलेशन है उनका, सिबलिंग्स है क्या है। मैंने आपको शुरू में जब हमारी HTML की क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पेरेंट और चाइल्ड और सिबलिंग का रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये आप समझ गए तो आपको सीए से समझ में आ जाएगी। तो वो मैंने इसलिए कहा था कि आप देखें कि यहाँ पर वो रिलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चाहे वो HTML हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो CSS हो, सब में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉलो होता ही होता है। ठीक है, तो सॉरी, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन दे, मतलब कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या करता है कि ये टाइप से सेलेक्टर्स की, ठीक है ना, जैसे कि ये नेम है, आईडी, क्लास, ये तीन इसके अंदर आते हैं सिंपल में। तो कॉम्बिनेटर में भी 3-4 तरीके के सेलेक्टर्स आते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद सूडो क्लास सेलेक्टर है, सूडो एलिमेंट, ये थोड़ा एडवांस है, और एट्रीब्यूट ये हम पढ़ेंगे बाद की क्लासेस में। ये सारे सेलेक्टर्स हैं। मतलब सेलेक्टर का क्या मतलब होता है? HTML के एलिमेंट को CSS में पकड़ के लाना, ऐसा समझो। क्या जब उसको पकड़ के लाओगे तभी उसके बाद आपको जो ऑपरेशन कर पाओगे ना। अगर आपको किसी एलिमेंट को कलर देना है तो जब तक उसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो कैसे करोगे? तो ये सारे आपके काम आते हैं। पर आप नोट करेंगे सबसे ज्यादा हम इसी सिंपल सेलेक्टर का यूज कर रहे होते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में बहुत ही कम जा रहे होते हैं। हम सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे थे? सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर में किसका यूज कर रहे होते हैं? क्लास सेलेक्टर का, क्योंकि क्लास सेलेक्टर, या अगर आप इस वेबसाइट में भी दिखाओ ना, ये वेबसाइट देखें, ठीक है, मैं एलिमेंट्स पोर्शन में जाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी इन्होंने क्लास सिलेक्टर का यूज किया होगा। अगर मैं इसके पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आ गई क्लास। मैं अगर इसको जूम कर सकूँ थोड़ा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस पैराग्राफ के ऊपर इन्होंने इंट्रो की क्लास दी हुई है। तो क्लास क्यों दी है? क्लास इसलिए दी कि ये इस चीज पे वो कोई स्टाइल्स वगैरह दे सके, इस एलिमेंट पे, P एलिमेंट पे। तो क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी दे सकते हो। इंट्रो की क्लास इन्होंने कई और भी दी होगी, पर आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हमने देखा था। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं कि सेलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो सिंपल सेलेक्टर हमने देख लिया और सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं, आगे हम इन्हीं का यूज कर रहे होते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होते हैं। तो आप कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की तरफ आते हैं। सॉरी, A combinator is something that explains the relationship between the selectors। ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर कौन से सेलेक्टर होते हैं? जो रिलेशनशिप को दिखाते हैं बिटवीन एलिमेंट्स, जो भी
एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के डिसेंडेंट सिलेक्टर है, चाइल्ड सिलेक्टर है, एडजेस्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ये 4 तरीके के इसके अंदर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर आते हैं। ठीक है, अब डिसेंडेंट को देख लेते हैं। डिसेंडेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। डिसेंडेंट क्या होता है? डिसेंडेंट की ये लिखी हुई है क्या, द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये उसके चिल्ड्रन है। ठीक है, डिसेंडेंट के क्या मतलब है? उसके चिल्ड्रन, उस एलिमेंट के चिल्ड्रन। जैसे डिव है, यहाँ पर डिव की मिसाल दी हुई है, तो डिव का ये कोई चाइल्ड होगा पी, मतलब डिव के टेक के अंदर ये पी एलिमेंट होगा, वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ। इसको जूम करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मुझे आप लोग बताएं फिर, अगर जूम करने की जरूरत है तो मैं जूम कर लूँ उसको, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। जी, थोड़ा सा जूम करूँ जूम इसे कर मैं? लें, वैसे ठीक है। ठीक है, जी ठीक है। ये स्क्रिप्ट की फाइल मैं हटा देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, और डिलीट करता हूँ। और सीएसएस हम करेंगे, कौन सी सीएसएस यूज करेंगे? एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मैंने बता दिया था उस दिन कि हम लिंक के टैग के थ्रू एक एक्सटर्नल फाइल को लिंक करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उसका एड्रेस है। ठीक है, ये उसका पाथ भी कहते हैं उसको। एसआरसी के फोल्डर के अंदर ये पड़ी हुई है, तो एसआरसी के फोल्डर यहाँ बना हुआ है, और हमारी ये स्टाइल शीट यहाँ पड़ी है, और उसको जिसको हमने यहाँ पर हम यूज करें। तो हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे एचटीएमएल एलिमेंट में जो है वो शो होंगे। ये वाली फाइल यहाँ खुली हुई, ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ खुली हुई है, और स्टाइल डॉट सीएसएस यहाँ खुली हुई है। ठीक है, तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सिलेक्टर, स्पेलिंग देखो सही है गलत है, स्पेलिंग शायद गलत होगी। तो ये सबसे इजी है, और ये भी सबसे ज्यादा यूज होता है। डिसेंडेंट भी जो है ये भी ज्यादा यूज होता है। एक पी का टैग बना लिया मैंने, सॉरी पी नहीं बनाता, मैं डिव बनाता हूँ। डिव क्या है? कंटेनर है। डिव के बारे में कौन बताएगा मुझे? डिव मैंने एचटीएमएल में बता दिया था कि डिव क्या होता है। कोई बताएगा डिव क्या होता है? डिव टैग के बारे में कौन बताएगा? कंटेनर है और ये फुल वेट लेता है। फुल विड्थ लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा एलिमेंट है? क्या टाइप है इसकी? ब्लॉक टाइप। ब्लॉक टाइप। ब्लॉक। इनलाइन नहीं है भाई, ब्लॉक है, ब्लॉक। फुल विड्थ ब्लॉक टाइप के एलिमेंट लेते हैं। ब्लॉक जो डिस्प्ले जो टाइप होती है ना, ब्लॉक होती है। तो डिव ले लेते हैं। ठीक है, तो डिव के अंदर मैं एक पी बना लेता हूँ। ठीक है, अब पी क्या हुआ? डी का, डिव का पी क्या क्या लगता है? जी, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पी डिव का क्या लगता है जो हमने पी डिव के अंदर बनाया है? ये चाइल्ड एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है चाइल्ड? डिव का। डिव का। हाँ, ठीक है, ठीक है। पी क्या है? चाइल्ड है डिव का। तो ये डिसेंडेंट हुआ, जो पी है डिसेंडेंट हुआ डिव का। या आप ऐसा समझे कि डिव इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, तो डिसेंडेंट का मतलब होता है पेरेंट, आप ऐसा समझे, या चाइल्ड, आप ऐसा समझ लें कि डिव का जो डिसेंडेंट है वो पी है। ठीक है, अगर मैं इस पे लिख देता हूँ हेलो। अब मुझे इस पी को जो है वो स्टाइल करना है। मुझे इसका कलर चेंज करना है एक तो, और जो है मैं सबसे पहले ये जो स्टाइल्स लिखे हुए हैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास होपफुली कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? मैंने यहाँ हेलो लिखा हुआ है, यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर मेरे पास ये शो नहीं कर रहा, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। मैं काम करता हूँ बॉडी, बॉडी, और उसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। हेलो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ब्लैक कलर में। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो उसको ब्लैक कलर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें कोई बग होगा। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना। बाय डिफॉल्ट ये वाइट होता है, तो मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट
यहाँ पर इसको ब्लैक कलर दिया हुआ है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इसमें नहीं जाते, तो इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, ये मैंने यहाँ का बैकग्राउंड व्हाइट करने के लिए किया हुआ कि हमें कुछ दिखाई तो दे। ठीक हो गया। तो ये पी एलिमेंट बनाया मैंने, इसके अंदर हेलो लिखा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पी के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको मैं कलर दूं, मैंने इसका टेक्स्ट कलर में चेंज करूं। ठीक है, विदाउट यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट या आईडी एट्रीब्यूट या टाइप सिलेक्टर, कि मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा कि टाइप सिलेक्टर लिखूं, पी लिखूं और उसके अंदर मैं कलर दे दूं, मुझे रेड कलर देना है। ये देखो रेड तो हो गया, पर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं ये तरीके से नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं मुझे आईडी के थ्रू चाहिए ना मुझे क्लास के थ्रू चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि डिसेंडेड जो सिलेक्टर है उसके थ्रू करूँ। तो मैं कैसे करूंगा कि div, पहले को div को सिलेक्ट करूंगा, div को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं p को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे दिस इज इंडिकेशन ऑफ डिसेंडेड सिलेक्टर। डिसेंडेड सिलेक्टर ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पहले आप पेरेंट एलिमेंट लिखते हो, उसके बाद आप चाइल्ड एलिमेंट लिखते हो। ठीक है, तो इसको मैं कलर देता हूँ अभी, कलर रेड। ये देखो हो गया, ये रेड कलर आपके सामने आ गया। तो ये कैसे किया मैंने कि पहले पेरेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद चाइल्ड को, क्योंकि डिव क्या है, पेरेंट है पी का। अगर मैं डिव को क्लास भी दे दूं, डिव को अगर क्लास भी दे देता हूँ, पेरेंट, पेरेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक क्लास के तौर पे सिलेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, डॉट पेरेंट किया, पी किया, तो तब भी देखो ये काम कर रहा है मेरा। ठीक है, पेरेंट को सिलेक्ट करने के तरीके भी वही कि आप आईडी से करो, टाइप से करो। हम पहले कैसे कर रहे थे, टाइप टाइप के थ्रू कर रहे थे, डिव लिख के उसके आगे पी लिख रहे थे। फिर मैंने क्या किया, क्लास दे दिया। आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब वो सारे सिलेक्टर आप इसमें भी यूज कर सकते हो। और आप पी को भी चाहे तो क्लास दे दो, पी को मैं क्लास देता हूँ चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड है किसका, इसका डिव, इस डिव का, इसकी क्लास पेरेंट है। अब मैं इसको चाइल्ड लिखूंगा तो देगा, ये भी हो गया। तो आप टाइप सिलेक्टर लिखो या आप उसका जो है क्लास वाला सिलेक्टर लिखो, बात एक ही है। हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। अगर डिसेंडेड तरीके से करना है तो ऐसे होगा, तो डिसेंडेड सिलेक्टर कुछ नहीं हो, यही है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कि आप पहले पेरेंट का नाम लिखते हो, उसके बाद चाइल्ड का नाम लिखते हो। ठीक है, तो दिस वाज डिसेंडेड सिलेक्टर। डिसेंडेड में यहाँ जो है उसको जो फुल होता है डिसेंडेड। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स कैसे होते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्लियर है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट के बाद है चाइल्ड सिलेक्टर। अब डिसेंडेंट और चाइल्ड मुझे दोनों सेम सेम लगते हैं, क्योंकि डिसेंडेंट भी उसके चाइल्ड को ही सिलेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, देखें, द फॉलोइंग ऑल पी एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद है चाइल्ड सिलेक्टर, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट आर चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसको लिखने का बस तरीका अलग है, वरना वो चीज सेम है। इसको लिखने का तरीका अलग है। जैसे div, div, और उसके आगे मैं ये लगाऊंगा एरो, ये ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, और मैं इसे पी लिखूंगा, और मुझे इसको कलर देना है रेड। ये देखो, सेम वही चीज है। ठीक है, सेम वही चीज है। अगर मैं इसके अंदर और भी पी एलिमेंट बना लूं, हेलो टू, ये देखें उसको भी मिल गया। मतलब जितने भी पी एलिमेंट्स होंगे ना इसके अंदर, सबको मिल जाएगा। मैं एक और पी बना लेता हूँ, पैराग्राफ टैग, और उसको मैं हेलो थ्री बोल देता हूँ। हेलो थ्री, इसको भी मिल गया देखो। अगर मैं डिसेंडेड सिलेक्टर के थ्रू करूँ उसको, तभी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों सेम ही सेम है, आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात एक ही है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। अगर मैं कमेंट करके इसको ऑन करूँ एक मिनट के लिए, ठीक है, ये मुझे यहाँ से क्लास जो है मैं हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से पेरेंट को भी हटा देता हूँ एक मिनट के लिए।
यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, div और p, ये देखें तीनों को सेम स्टाइल चलेगा। जो मैंने इसके थ्रू किया था वो उसके थ्रू भी हो रहा है, तो इसमें फर्क कोई भी नहीं है जितना मैंने देखा। डिसेंडेंट और जो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा क्या नाम था इसका, तो सेम इसके स्टाइल मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर इसका नाम है। चाइल्ड सेलेक्टर में आने देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, चाइल्ड सेलेक्टर। तो ये चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर हमने देख लिया। ये समझ में आ गया आप लोगों को? डिसेंडेंट और चाइल्ड में कोई क्वेश्चन तो पूछ लें जी। किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है तो हैंड रेस कर दे। जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया दो। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर देखते हैं, ये क्या चीज है। कोई कॉपी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, प्लस बी कलर्स रेड। तो देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है। The adjacent sibling selector is used to select an element that is directly after another specific element. Sibling element must have the same parent element and adjacent mean immediately following. The following example select the first p element that are placed immediately after div element. तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो इसका नाम क्या था, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जो है वो, इसकी निशानी ये है, प्लस है। जैसे चाइल्ड सेलेक्टर की निशानी क्या थी, ये ग्रेटर देन का साइन इसकी निशानी थी। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर की। उसी तरह एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की निशानी ये है कि आप ये चाह रहे हो कि इतने सारे पी में से सिर्फ ये फर्स्ट वाले पी को सेलेक्ट करे। इतने सारे पी एलिमेंट में से ये तीन है ना, उसमें सिर्फ मुझे इसको कलर देना है रेड। तो उसके लिए आप यूज करोगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, अब ये कलर दे नहीं रहा, यहाँ पर क्या मसला है पता नहीं। इशू है, तो लेते हैं हम इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप कि इसने क्या किया हुआ है। इसने ऊपर इंटरनल सीएसएस का यूज किया हुआ है। ठीक है, और div प्लस पी किया हुआ है, मतलब ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज कर रहा है। अब आप देखें कि div के बाद जो भी पी आएगा ना, div एलिमेंट के बाद, असल में ये काम ऐसे कर रहा है, सॉरी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, कि ये उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जो भी, जैसे पी का एलिमेंट है, उसमें हेलो लिख देता हूँ, ये देखें। उसके बाद जो भी होगा ना, इस div के बाद, उसको फिर करेगा। उससे जो फर्स्ट आएगा, या दूसरा पी लिख देता हूँ, हेलो, इसको टू कर देता हूँ। देखो इसको कलर इसने नहीं दिया, इसने किसको दिया, सिर्फ इसको दिया, जो उसके बराबर में था, इस div के बराबर में। मतलब ये बराबर में जो भी इसका जो एलिमेंट होता है, उसको वो कलर या स्टाइल्स जो आप प्रोवाइड करते हो वो उसको दे देता है। क्योंकि इसका यूज हम इतना करते नहीं है, तो मुझे इसका इतना फंक्शनलिटी मुझे याद नहीं थी। तो आपको बस पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। पर आप ज्यादातर किसका यूज करोगे, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, और ये जो चाइल्ड सेलेक्टर, या जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, डिसेंडर सेलेक्टर। डिसेंडर सेलेक्टर में ज्यादा यूज करता हूँ, चाइल्ड सेलेक्टर ज्यादा यूज करता हूँ, और सिंपल सेलेक्टर जो हमने पढ़े थे, क्लास आईडी और टाइप वाला,
टाइप वाला भी बहुत कम यूज करते हैं। टाइप वाला क्या करता है, वो सारों को एक जैसे स्टाइल दे देता है, तो वो हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं स्पेसिफिक स्टाइल। तो ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर तो आप बहुत ही कम यूज करोगे। तो ये मतलब ये सिबलिंग को देखता है। ये क्या है, ये बॉडी के सिबलिंग है ना, बॉडी एलिमेंट के अंदर आते हैं सारे। तो ये बॉडी के अंदर जो है, तो ये एक दूसरे के सिबलिंग है, मतलब भाई बहन है। ये पी और ये डिव एक दूसरे के भाई बहन है, ये तीनों। पर एडजेसेंट क्या कर रहा है कि ये इन दो सिबलिंग के बीच में वो दे रहा है, मतलब इस पी को दे रहा है कि डिव के बाद वाला जो पी आएगा, जो सिबलिंग आएगा, जो फर्स्ट पी मिलेगा उसको उसको ये स्टाइल दे दो। तो ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई सवाल हो तो पूछ ले। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर में कोई सवाल हो तो पूछ ले। सर जैसे ये डिव के सारे सिबलिंग्स सेम है, तो आगे स्टेटमेंट की जैसे आपने लिखी है हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, ये कैसे रीड करेगा कि मैंने कौन से को कौन सा कलर देना है? माइक बंद है आपका। सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है इसके अंदर जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट थे सारों को रिमूव कर दिया। मैं एक ही चाइल्ड एलिमेंट बनाता हूँ, चाइल्ड ऑफ डिव। अब ये चाइल्ड पे काम नहीं करता है, ये सिबलिंग पे काम करता है। सिबलिंग क्या है, बहन भाई। मैं एक काम करता हूँ, इन सब का एक पेरेंट बना लेता हूँ, कंटेनर डिव, और उसको आईडी दे देता हूँ कंटेनर, आईडी पेरेंट कंटेनर, पेरेंट कंटेनर। ये किसका पेरेंट होगा, इन सब का पेरेंट होगा, इन सारे एलिमेंट्स का ये पेरेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा पेरेंट, ये इन सब का पेरेंट होगा। अब ये जो पेरेंट कंटेनर है उसके चाइल्ड कौन कौन से, कौन बताएगा? इस आप लोग बताएं कि इस पेरेंट कंटेनर के चाइल्ड कौन कौन से हैं। सिबलिंग, अभी किसके सिबलिंग्स हैं, मतलब चाइल्ड किसके हैं इसके, और सिबलिंग एक दूसरे के भाई बहन है नहीं, क्योंकि ये एक ही पेरेंट के अंदर आते हैं। डिव भी इस डिव के अंदर आता है, पी भी इसके डिव इसके अंदर आता है, और ये वाला पी भी इसी डिव के अंदर आता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमने लिखा है कि डिव के बाद वाला जो उसका भाई है, जो पी एलिमेंट है, डिव के बाद वाला, बिल्कुल उसके बाद वाला, जहाँ ये ऐड हो रहा है ना डिव, उसके बाद वाले को ये कलर दे दो रेड। तो उसने वही किया, देखो सिबलिंग वन क्या है, डिव है, डिव के बाद वाला जो पी है उसने इसको सिर्फ उसको कलर दिया है, पर इस सिबलिंग थ्री को उसने कलर या कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। जी समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस कर लें जल्दी। अगर मैं 3 वाले को देना चाहूँ तो वो किस तरह होगा फिर? वो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, पी, क्योंकि पी के बाद ये पी आ रहा है ना, तो इसको दे रहा। अगर मैं एक चौथा सिबलिंग भी बना लेता हूँ, सिबलिंग फोर, पी के बाद जो भी पी आ रहे हैं, तो ये फोर को भी दे रहा है, फोर को भी दे रहा है। ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देना चाहिए इसको, ये फोर को भी दे रहा है। आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है, पर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखोगे आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पी एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर डिव एलिमेंट। मतलब फर्स्ट जो होता है ना पी एलिमेंट, उसको ही सिर्फ देगा। तो ये मल्टीपल को भी दे रहा है, पर इस पे इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि इतना आप यूज नहीं करोगे इसका। बस आपको पता होना चाहिए ये भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए शायद दे रहा हूँ दो पी नहीं, वो दो तो लगाए, पर ये देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट। अब इसके अंदर मल्टीपल पी एलिमेंट भी होंगे, उसको नहीं सिलेक्ट करेगा ना ये। अब ये देखें, जैसे कि ये डिव है, अब डिव के बाद इसने सिर्फ फर्स्ट वाले पी को एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। ये देखें पैराग्राफ 3 वाला, इसने इस पी को इग्नोर कर दिया। तो ये फर्स्ट को सिलेक्ट करता है, पर इसने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर दिया है।
ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं इसमें कोई बग होगा इस आईडी में, आई डोंट नो। अगर ब्रेक का इसमें लगा दी तो चेक करें। नहीं ब्रेक इसमें नहीं, ब्रेक काम नहीं करता इसमें, जावास्क्रिप्ट वाली चीजें काम नहीं करती है। ये नहीं प्रोग्रामिंग नहीं, वो लैंग्वेज नहीं है। वो BR जो एलिमेंट होता है उसमें हाँ HTML बीआर में। से शायद काम हो जाए, बीआर से शायद का वो, क्योंकि वो उसके एलिमेंट के बीच में आ जाएगा, तो मैं अगर बीआर लगा देता हूँ तो शायद उससे काम हो जाए। हाँ बीआर से काम हो रहा है, ठीक है। तो इस पे इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि इतना आप इसको यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिकली इसका इतना यूज है ही नहीं। बस ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ये लास्ट सेलेक्टर है। द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट next sibling of a specified element. The following example select all p element that, देखो ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर ये रहा, ये वाला काम ये करता है। ये देखो ना, पी सारे पी एलिमेंट्स को ये दे रहा है टिव के बाद, यहाँ जो भी उसके आ रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। इसी इसी कंटेनर को हम देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नाम क्या था, जनरल सिबलिंग सॉफ्टवेयर। तो टिव को पकड़ता हूँ, ठीक है। टिव टिव और ये वाला साइन टिल्डा का साइन लगता है, ये टिल्डा और ये पी। इसको मैं कलर देता हूँ। अभी क्या करेगा, जितने भी पी एलिमेंट होंगे ना डिव के बाद, सारों को दे देगा। इस अपने सारे बहन भाइयों को दे देगा, सिर्फ बहन भाइयों को देगा, ठीक है। इसके बाहर कोई मैं बनाता हूँ, इसको नहीं देगा ये। हेलो फ्रॉम आउटसाइड, हेलो फ्रॉम आउटसाइड। अब देख लो, ये आउटसाइड वाले को एलिमेंट को भी दे रहा है। आई डोंट नो यार, क्या मसला है इस आईडी के साथ, ये ठीक से काम शायद नहीं कर रही वही है। भी BR लगा दे तो मैं भी ना दे। शायद ये इस टिप की वजह से कर रहा है ना, ये भी तो टिप है ना, ये भी तो टिप है ना भाई। मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ इस डिव को पकड़ना है, ये क्या कर रहा है, ये इस डिव को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ है। अब देखें, टाइप सिलेक्टर का यूज किया है मैंने यहाँ पर। टाइप सिलेक्टर तो सारे डिव को पकड़ती है ना, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरे से, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती, इसलिए हम टाइप सिलेक्टर का इतना यूज नहीं करते हैं। अब पता चल रहा होगा कि क्यों नहीं यूज करते हैं। हम आईडी और क्लास का यूज करते हैं, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। चाइल्ड ऑफ, चाइल्ड लिख देता हूँ, चाइल्ड डिव लिख देता हूँ, चाइल्ड डिव, ठीक है। आईडी को हम कन्वेंशनली ऐसे लिखते हैं, केमिल कैसे, क्योंकि आईडी ज्यादातर यूज होती है उसमें। अब मैं यहाँ इसको आईडी से कैसे ग्रैब करूंगा, हैश लगा के, चाइल्ड डिव। अब आप देखें, इसने सिर्फ जो अपने जो इसके भाई बहन थे ना, जो पी एलिमेंट्स के भाई बहन थे, सिर्फ उसको दिया है। इसको नहीं दिया, ये भी पी एलिमेंट है पर इसको नहीं दिया। किसको दिया है, जो इसके भाई बहन थे। ये इसके भाई बहन है ना, ये इसके भाई बहन है तीनों, 2 3 और 4 किसके भाई बहन है, इसके इसके इस डिव के, सिर्फ उसको इसने कलर दिया है। तो ये है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसका भी यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। तो पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ये क्लियर है तो हैंड रेस कर लें, आगे बढ़े फिर। जिसको समझ में आ गया है हैंड रेस करता जाए। सिर्फ एक बंदे को समझ में आया, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। 5 लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। 6 बंदों को समझ में आ चुका है, 7 बंदों को, जबरदस्त। सारी चीजें समझ में आ रही है सबको, जो जो पढ़ा है अब तक। ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम, एक और चीज हमें पढ़नी थी, वो रह गया था लास्ट टाइम पे। वो भी सिंपल सेलेक्टर में आता है, यूनिवर्सल ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। ये रह गया था हमारा, ये चीज हमारी रह गई थी। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है वो देखते हैं। मैं काम करता हूँ वाले वाले डिप को जो है मैं बंद कर देता हूँ। ग्रुपिंग सेलेक्टर बहुत ईजी है यार, गलती क्यों नहीं हो रहा है वहां पे। ग्रुपिंग
ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। अब आप देखें ग्रुपिंग सिलेक्टर नाम से जाहिर है ग्रुप करता है। ग्रुप कैसे करता है आप देखते हैं। मैंने यहाँ डिव बनाया, हेलो, एक और डिव बना देता हूँ, हेलो 2, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक H1 बना लेता हूँ, हेलो 3। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को एक जैसे स्टाइल देने हैं। या तो मैं क्लास दूं, अगर तीनों को एक जैसे स्टाइल देने हैं, या तो मैं क्लास दूं उनको। ठीक है, या तो मैं क्लास दूं उनको। एक मिनट यार, इस आईडी की कुछ लिमिट है कि 8 लाइनों से हम इसको ज्यादा कोड नहीं लिख सकते हैं, तो मुझे कुछ कोड यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ अपने पास VS कोड में, ताकि ये कोड फिर आपको बाद में मैं गिटहब पे भी दे सकूँ। CSS session 2.html, और ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा चीजें दोबारा इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ताकि हमारे पास स्पेस बचे, वरना बार बार एरर दिखाता रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि तीनों को एक जैसे स्टाइल देने हैं। अब तीनों को एक जैसे स्टाइल देने के लिए मुझे क्या करना है, क्या करना होगा। एक तो तरीका ये कि इनको मैं क्लास दूं, कि क्लास प्लीज डिलीट सम ऑफ द लाइंस कंसीडर स्विचिंग टू अ प्रो। भाई डिलीट तो कर दिया, क्या मसला है यार आईडी का। एक काम करता हूँ मैं, दूसरी आईडी पे करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ मेरे पास। ठीक है, तो इस पे करते हैं, इसमें लिमिट नहीं का इशू नहीं है। पर ये इसका मसला ये कि इंटेलिजेंस नहीं देता है ये। इंटेलिजेंस का मतलब कि वो वहाँ मैं कुछ भी लिख रहा था ना, तो ऑटोमेटिक वो बन के आ रहा था। जैसे कि H1 H लिखता था तो खुद ब खुद वो मुझे सजेशन देता था H1। यहाँ मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, H1 ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। अब दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था ये, तो ये मैनुअली इस पे थोड़ा मसला होता। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को एक जैसे स्टाइल देने हैं। तीनों को मुझे एक जैसे स्टाइल देने, तो या तो मैं यहाँ इनको क्लास दूं, क्लास में इसको दे देता हूँ हेलो नाम की क्लास ही दे देते हैं यार, अभी क्या सोचना। क्लास हेलो, इसको भी मैंने वही क्लास दे दी, इसको भी मैंने वही क्लास दे दी, हेलो। ओके, और अब मुझे इन दोनों को एक जैसे स्टाइल देने हैं, तो क्या करूंगा मैं, इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, तो मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक हो गया। उसको एक जैसी क्लास देनी, तो मैं क्या करूंगा, हेलो हेलो करूंगा, और मैं यहाँ लिया कलर, कलर रेड। ये देखो तीनों को एक जैसे स्टाइल मिल गए। पर मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार क्लास के थ्रू ना देखें, मैं इसको दूसरे तरीके से दूं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अब ऐसे करो, डिव फिर कोमा, एक ये मैं P एलिमेंट बना देता हूँ उसको यार, ये सेम सेम हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट। डिव P P और H1 ऐसे करूंगा, और ये मैं कलर लिखूंगा रेड। तो ये देखें तीनों को जो है वो एक जैसे कलर मिल गए, एक जैसे स्टाइल मिल गए। तो ये है कॉम्बिनेट सॉरी ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, मतलब ग्रुप कर रहे हैं मल्टीपल सेलेक्टर्स को कोमा लगा के। सो ये समझ में आ गया। ये भी आप ज्यादातर यूज कर रहे होते हो, पर उसमें भी क्लास का यूज हो रहा होता है। अगर आप ऐसे करोगे, ये तरीका इस्तेमाल करोगे विथआउट क्लास दिए इसको या आईडी दिए, तो ये सब पे अप्लाई कर देगा, जितने भी डिव होंगे, जितने भी P एलिमेंट होंगे सबको, क्योंकि टाइप सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये आप क्लास का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बस कुछ सेलेक्टर्स थे, मुझे लगा कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, पर इतना यूज नहीं होते हैं इनका, इनका यूज इतना है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है। हैंड रेस कर लें, जिसको भी क्लियर हो चुका है वो अपना हैंड रेस कर ले, तो आगे बढ़ेंगे। जितनी जल्दी आप हैंड रेस करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अभी जो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका। सेकंड पार्ट क्या था उसका? कहाँ गया? ये रहा, सॉरी। सेकंड पार्ट है CSS टेक्स्ट। अब इसको देखते हैं, टेक्स्ट को। CSS टेक्स्ट कि हम टेक्स्ट के साथ कैसे खेलते हैं। जो हम लिखते हैं ना, ये हेलो लिखा हुआ है, हेलो टू, इसके साथ कैसे खेलना है वो हम देखते हैं अभी। तो ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी ये नीचे लिखी हुई है। CSS टेक्स्ट में जो प्रॉपर्टीज आती हैं, जूम कर दूं? ठीक है। तो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू स्टाइल द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है? टेक्स्ट कंटेंट इज दिस, जो HTML के अंदर हम लिखते हैं, ये रहा। इस P एलिमेंट के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? इस P एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट है। ठीक है, जो div के अंदर मैंने लिखा है, जो ऊपर div के अंदर लिखा हुआ था, वो उसका टेक्स्ट कंटेंट है। मतलब एलिमेंट के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो उसका कंटेंट हो जाता है। लाइक इस P के अंदर मैंने हेलो टू लिखा हुआ है, तो ये इसका टेक्स्ट कंटेंट है, ये उसकी बात कर रहा है। तो अगर उसको स्टाइल करना हो तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, are used to style the text content of HTML element. There are several text properties available in CSS. Some of the commonly used properties include. तो ये प्रॉपर्टीज है, कलर है। ठीक है, कलर तो हमने देख लिया है। कलर क्या करता है? ये टेक्स्ट कलर जो हम यहाँ यूज कर चुके हैं, टेक्स्ट कलर उसका चेंज करता है। उसके बाद फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, ये सारी चीजें। टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट डेकोरेशन है। ठीक है, लाइन हाइट है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक P एलिमेंट बना लेता हूँ बस। ठीक, सर फॉन्ट का भी थोड़ा बता दीजिएगा, वो कैसे चेंज करते हैं? जी फॉन्ट का मैं बताऊंगा, हमारा टॉपिक है आज फॉन्ट का ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, बस ये इतना काफी है। हेलो, हाँ जी, तुम्हारी आ गया यहाँ पर। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ यार, ताकि मैं सिर्फ जिसको चाहूँ उसी को ही स्टाइल दे पाऊँ। मैं सारे जो है वो P एलिमेंट्स को स्टाइल नहीं देना चाहता, मैं टाइप सिलेक्टर का यूज नहीं करना चाहता। तो मैं देता हूँ पेरा के नाम से मैंने एक क्लास बना ली है। अब मैं इसको कैसे सिलेक्ट करता हूँ? क्या करूँगा, डॉट, और यहाँ लिखूंगा पेरा। ठीक है, पेरा। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम सिंपल कलर लिखते हैं, टेक्स्ट कलर लिखते हैं हम। ऐसा मत समझना कि टेक्स्ट कलर लिखेंगे। ठीक है, कलर लिखते हैं सिर्फ। अगर उसका सिर्फ कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे हम। कलर इसका कर देता हूँ रेड। ये रेड कलर हो गया। कलर देख लिया हमने, कलर कैसे चेंज करते हैं। अब फॉन्ट साइज पे आते हैं, जो फॉन्ट की बात कर रहे थे ना, फॉन्ट साइज पे देखते हैं कि मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉन्ट साइज के लिए ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है फॉन्ट साइज, ये यूज करते हैं। फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी सेम टू सेम लिखते हैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, ऐसे लिख के फॉन्ट साइज, और मैं इसको पिक्सल्स में, अब इसके साइज देने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं कि आप इसको पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज भी में भी दे सकते हो, व्यू विड्थ में भी दे सकते हो, इसको VW में। इसको आप EM REM में भी दे सकते हो। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सारे अब जब हम CSS यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें भी सारी चीजें आती हैं। EM क्या होता है, REM क्या होता है, परसेंटेज कैसे काम करता है, और उसके अलावा जो है पिक्सल, पिक्सल को देखते हैं हम यहाँ पर। पिक्सल जो है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज हम यहाँ लिखते हैं पिक्सल में। मैं लिखूंगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है 16 पिक्सल। अब मैं 16 पिक्सल लिखूं तो उस पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर साइज इसको देता है ना स्टाइल, बाय डिफॉल्ट कुछ ब्राउजर भी स्टाइल्स देता है। वो मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि अगर हम कुछ भी स्टाइल नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर, ये जो हमारा ब्राउजर है, वो भी कुछ ना कुछ इसको स्टाइल दे रहा होता है अपनी तरफ से। ठीक है, तभी ये इसका कलर ब्लैक कैसे हुआ,
ये हमने तो बताया नहीं, तो ब्राउजर ने उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ कलर लिखूँ ना ब्लैक, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर लिखूँ तो ब्लैक लिखूँ, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट है, ये ब्राउजर की तरफ से दिया गया, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह 16 पिक्सल जो है ब्राउजर ने इसको दिया हुआ है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अब बढ़ा दूं इसको 70 पिक्सल कर दूं, या मैं इसको कर दूं 20 पिक्सल, ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर दूं, ये देखो थोड़ा और बड़ा हो गया। अगर मैं इसको कर दूं 50 पिक्सल, तो ये देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये है फॉन्ट साइज, कि आप इसकी फॉन्ट की साइज को कैसे बढ़ाना चाह रहे हो। इसके बाद है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या है कि जो फॉन्ट के जो स्टाइल्स होते हैं ना, अब स्टाइल से क्या मतलब है, ये आपने सुने होंगे जो सेंट सेरिफ, कैलिबरी, जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ था ये, तो मरियम नवाज के स्कैंडल में जो मतलब उसने करप्शन जो की थी, तो उसमें कैलिबरी एक फॉन्ट का नाम आया था, कैलिबरी। फॉन्ट फैमिली, ये जो हमारा जो दिख रहा है ये इस अंदाज में, मतलब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कैलिबरी फॉन्ट है। ठीक है, ये देखो दिखने में कितना खूबसूरत है कैलिबरी। ठीक है, इसके फॉन्ट का स्टाइल देखो कैसा है। कहाँ चले गया लाइव व्यू मेरा। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, अगर मैं यहाँ लिखूँ सेंस, ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिलीज और सीएसएस मुझे याद नहीं है, कुछ ही याद है चुनिंदा, अब उनके नाम भी सही लिखने पड़ते हैं, स्पेलिंग भी गलत ना हो जाए, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये एरियल है, एलिवेटिका है, वर्दाना है, कैलिबरी है, ये कैलिबरी आ गई। अगर इसको कॉपी करके मैं वहां लगाऊं, कैलिबरी, कैलिबरी, कैलिबरी कहाँ गया। अब इस पे गौर करना, अब इस चीज पे गौर करना। ठीक है, मैं जैसे ही कैलिबरी लिखूँ इस पे गौर करना, ये देखो चेंज हो गया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इसका लुक एंड फील चेंज हो गया। लुक एंड फील, इसका वर्ड बेहतर होगा कि फॉन्ट का लुक एंड फील ही चेंज हो गया। चलो कोई और अच्छा फॉन्ट, इससे भी थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट उठाते हैं। कौन सा देखें, ये सारे फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये देखो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है। और ये दिखेंगे कैसे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कोई डिफरेंट अतरंगी सा उठा लेते हैं कुछ, इसको उठा लेते हैं। नहीं, इसका अजीब सा नाम है, मेरे ख्याल से ये काम नहीं करना चाहिए मेरा। इस पर देता हूँ इसको, नहीं कॉपी हुआ ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों कॉपी नहीं कर रहा है। कॉपी, मेरे ख्याल से फॉन्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये फॉन्ट लगाया तो देखो इसके फॉन्ट का रूप ऐसा हो गया, शक्ल ऐसी हो गई इसकी। इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको उठा के देखते हैं। कॉमिक सेंस नाम है इसका। फॉन्ट के लुक को चेंज करता है, ये देखो ये कॉपी नहीं हो रहा है यार, ये क्या मसला है इसका। कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा है ये। शायद ये अलाउ ही नहीं करता। ये देखे आ गया। हेलो आई एम, देखो उसका कलर पूरा जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल भी लिख रहे होते हैं, हम ऐसे भी लिख रहे होते हैं, एरियल। ठीक है, मेरे ख्याल से कोमा देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसलिए लिखते हैं कि अगर ये काम नहीं करे तो ये वाला काम कर जाए, एरियल काम कर जाए। अगर इसको मैं कोई गलती कर देता हूँ कि ऐसा कोई फॉन्ट है ही नहीं, तो ये एरियल पे शिफ्ट हो गया, मतलब ये एरियल पे शिफ्ट हो गया, कि अगर ये इसको ये फॉन्ट नहीं मिलता है तो वो उस पे शिफ्ट हो जाता है। अगर इसको ये नहीं, एरियल नहीं मिलेगा तो ये सेंस सेरिफ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर एरियल में कोई गलती कर देता हूँ तो ये देखो सेंस सेरिफ हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग करता है ऐसे। इसको, इसका नाम भी है कुछ यार, वो डाउन टू बॉटम ऐसे ही कुछ नाम है इसका, वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर ये ऐसे ही काम करता है। अगर मल्टीपल आप लिख रहे हो ना इसके फॉन्ट के नाम, फैमिली के नाम, तो वो अगर उसको ये नहीं मिलेगा, फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फर्स्ट की होती है। अगर फर्स्ट नहीं मिलेगा तो सेकंड की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, कि एरियल नहीं मिला तो सेंस सेरिफ के बाद आपने कई जगह देखा होगा कि वो मल्टीपल जो है उसको फॉन्ट दिए होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉन्ट्स फॉन्ट्स पे जाता हूँ। ठीक है, फॉन्ट्स पे मैं गया,
ठीक है, ये भी बता रहा है कि आप ये फ़ॉन्ट की डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज है, सेंट सेरिफ है, मोनोस्पेस है। अब ये देखें इन्होंने भी, ये देखें इन्होंने भी यहाँ पर एग्जाम्पल में मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को यूज किया हुआ है। टाइम्स न्यू रोमन, इसके बाद कोमा लगा के टाइम्स, इसके बाद से 3 फ़ॉन्ट्स को यहाँ यूज किया हुआ है। इसलिए यूज किया हुआ कि अगर इसको टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिलता है तो ये शिफ्ट हो जाएगा टाइम्स में। और अगर मल्टीपल वर्ड्स है ना तो आपको ये लाजमी लगाना है, ये जो इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो ये अलग अलग ना समझे उसको। तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कोमा लगाना लाजमी है। अगर नहीं लगाओगे तो एरर तो नहीं देगा, पर ये कन्वेंशन है कि आप इसके ऊपर ये कोमास लगा दो। जैसे कि मैंने यहाँ नहीं लगाया था ना, मैंने यहाँ पर देखे 3 वर्ड यूज कर लिए। तो अगर मुझे स्टूडेंट चाहिए था कि मैं ऐसे करूँ, ये देखें इसको अब ये मिल गया तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अगर नहीं मिलता तो ये एरियल वाला शो करता। एरियल की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी हुई है, तो हमें वीएस कोड की आदत लगी हुई है, तो वहां पर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीजें याद करने के लिए नहीं होती है कि हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो जो है इंटेलिजेंस दे देता है कि भाई ये सारे फ़ॉन्ट्स है। तो हम इंटर करते हैं तो पूरा फ़ॉन्ट वो खुद ब खुद लिख के आ जाता है। तो ये याद करने वाली चीजें नहीं होती है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये मल्टीपल क्यों लिखते हैं हम? क्लियर हुआ तो हैंड रेस कर लें, या कोई सवाल हो तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जबरदस्त, ओके हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली भी समझ में आ गई आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे। फ़ॉन्ट स्टाइल पे आते हैं, ये हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको कोई ना कोई फैमिली दी होगी। मैं काम करता हूँ, वो दिखा भी देता हूँ आपको ना। पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखाई देता हूँ। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, यूजर एजेंट पे जाए। यूजर एजेंट क्या है? ये है ब्राउजर, जो ब्राउजर, इसको ब्राउजर को कहते हैं यूजर एजेंट। ठीक है, यूजर एजेंट क्या है? ब्राउजर है। ये जो ब्राउजर है उसको यूजर एजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं। और ये देखें हमारी जो स्टाइल है वो हमारी इस स्टाइल की फाइल में पड़े हुए हैं, स्टाइल की फाइल में पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर ये हमारे स्टाइल को बता रहा है, पर सारे स्टाइल हमने कमेंट किए हुए। तो ये देखो ये कट बता रहा है, इसके ऊपर कट आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ कमेंट किए हुए हैं। ये जो ब्राउजर ने दिए हुए, तो इस ब्राउजर ने पीएल लिमिट को डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। ये कुछ मार्जिन दिए हुए, तो मार्जिन का भी आप टेंशन नहीं ले। मार्जिन का जब आएगा टॉपिक तो बता दूंगा। इसकी कंप्यूटर स्टाइल में जाते हैं तो कंप्यूटर स्टाइल में सारे स्टाइल आ रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या लग रहे हैं। इसमें टाइम्स न्यू रोमन का इन्होंने यूज किया हुआ है। देखो ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है जो ब्राउजर ने इसको दिया हुआ है। इसकी डिस्प्ले टाइप ब्लॉक है। ब्लॉक का क्या मतलब? ये पूरी विड्थ लेगा। ये मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, ये हम बॉक्स मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम फॉन्ट स्टाइल पे आते हैं। ये देखें, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ये देखो सारी, मैंने फॉन्ट लिखा तो सारी चीजें आ गई। अब फॉन्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप इसको किस स्टाइल में देखना चाहते हो। इटैलिक में देखना चाह रहे हो, ऑब्लिक में, या नॉर्मल में? ये नॉर्मल होती है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इटैलिक कर दूंगा तो ये देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो दिस इज फॉन्ट स्टाइल, और कुछ भी नहीं है ये, कि उसकी स्टाइल को चेंज करता है। अगर आपको इटैलिक करना है, इसको मैं बोल्ड कर दूं, इसको मैं बोल्ड करूं, वो सॉरी बोल्ड वो फॉन्ट वेट में आता है। तो ये कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। ऑब्लिक में ऐसा हो गया। फॉन्ट स्टाइल को देख लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल, ये रहा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल ये देखें, ये 3 ही इसके अंदर आती है प्रॉपर्टीज। नॉर्मल है, ये जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है जो ब्राउजर ने दिया होता है। अगर कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये ब्राउजर की तरफ दिया, अगर नॉर्मल लिख दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्राउजर ने इसको दिया हुआ है। ब्राउजर ने अपनी तरफ से इसको स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो ये 3 तरीके की आप स्टाइल उसको दे सकते हो। स्टाइल इटैलिक दे सकते हो, इटैलिक से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये भी आई होप क्लियर हो चुका होगा, इसमें भाई इतना कुछ है नहीं खास। अब आते हैं फॉन्ट वेट पे। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या करता है वो देखते हैं। फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली देख लिया हमने, फॉन्ट साइज देख लिया। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल देख लिया। फॉन्ट वेट को देख लेते हैं। फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल होता है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल देगा, कोई फर्क नहीं होगा। नॉर्मल में यहाँ लिखूँ नॉर्मल तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बोल्ड कर दो उसको तो ये देखो उसकी मोटाई बढ़ गई। ठीक है, बोल्डर कर दो कि मोटाई और बढ़ जाएगी। तो ये इसकी मोटाई चौड़ाई को दिखाता है। इसको हम जनरली इसमें लिख रहे थे 100, ये देखिए 100, 200, 300। ठीक है, पिक्सल में नहीं दे रहे होते हम, ये आप याद रखें। ये देखिए 800 दिया तो ये ऐसा हो गया। तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं
900 तक, मतलब इसकी 900 तक वैल्यू है। सबसे जो लास्ट है वो 900 है इसकी। हर फॉन्ट की अलग अलग होती है। अगर मैं आपको गूगल फॉन्ट पे लेके चलूँ, फॉन्ट, क्योंकि गूगल से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स ला रहे होते हैं, तो उनके फॉन्ट वेट हमें बताने पड़ते हैं कि हमें फॉन्ट वेट कौन कौन से चाहिए। फॉन्ट, गूगल फॉन्ट पे गया मैं। आप आगे गूगल फॉन्ट का बहुत यूज करोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो CSS में आते हैं वो बहुत ही कम है, हमारे जो सिस्टम में होते हैं वो बहुत ही कम है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि ये फॉन्ट से देखा, अगर मुझे ऐसे फॉन्ट चाहिए तो मैं ये फॉन्ट यूज करूंगा, अगर ये चाहिए, अगर ये वाला फॉन्ट चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा, और ये वाला फॉन्ट चाहिए। देखो अब ये खुल के आ गया मेरे, मुझे ये कुछ ऑप्शन देगा, ये देखिए फॉन्ट वेट का ऑप्शन दे रहा है। लाइट, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, रेगुलर, मीडियम, ठीक है। इसके बाद जो है 600, अभी 700 तक मुझे दे रहा है, और इसको मैं, ये पहले से भी कुछ मैंने किए हुए थे सिलेक्ट, शायद वो भी इसमें आ रहे हैं। इंपोर्ट भी आता हूँ, तो इसको लगाने के लिए हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। ये फॉन्ट को अगर यूज करना है मुझे, तो मुझे इसको अपनी फाइल में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मेरे मेरे पास नहीं होते। मेरे जो सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है बाय डिफॉल्ट। जो हमारी विंडोज है उसमें कुछ फॉन्ट इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल नहीं होते थे, तो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। तो उसको मुझे अपनी स्टाइल वाली फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखें, इंपोर्ट कर लिया। अब उसके ये वेट्स बता रहे हैं कि 300 वेट, 400 वेट में अवेलेबल है, 600 वेट में अवेलेबल है, और 700। इसको यूज करने के लिए मुझे ये नाम लिखना पड़ेगा, ओसवाल्ड। ओसवाल्ड, ये लिखा हुआ है, फैमिली ओसवाल्ड। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो उसकी फॉन्ट फैमिली में नीचे लिख देता हूँ फैमिली, और इसको मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर से लेके आया हूँ। ओसवाल्ड, ओसवाल्ड, ऐसा ही नाम था ना, ये जगह चेंज हो गया। ये मेरे सिस्टम में फॉन्ट नहीं है, ये मैं बाहर से लेके आया हूँ गूगल से। और उसका फॉन्ट वेट देखो, इसके फॉन्ट वेट में मुझे कुछ ही ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास? ये ऑप्शन है, 300 है, 400 है, 500 है, 600, 700। मतलब मेरे पास 800 नहीं है, 900 नहीं है इसके अंदर, और 200 और 100 मेरे पास नहीं है। पर यहाँ शो कर रहा है, पर ये चलेंगे नहीं, क्योंकि इस फॉन्ट में है ही नहीं है। हमने जो इम्पोर्ट किए सिर्फ वही चलेंगे जो यहाँ पर आपने इम्पोर्ट किए, जैसे 300 है, 400 है, 500, 600। अगर मैं यहाँ फॉन्ट वेट कर दूँ, 100 कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कम हो गया, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको इम्पोर्ट ही नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ ले रहा है ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 300 ले रहा है। फोर, हाँ बाय डिफॉल्ट ये 300 ले रहा है, ठीक है। अगर मैं 100 करूँ, 100 पे देखो सेम टू सेम 300 वाला ही आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये 300 को ले रहा है, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट लास्ट वो 300 ही रखी थी। लास्ट क्या थी? 300 थी, इसका वेट था 300 था। और जो हाईएस्ट था वो 700 था। अगर 900 लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 700 ही बताएगा, क्योंकि हमने इम्पोर्ट ही 700 तक किया गया। ठीक है, तो दिस इज फॉन्ट वेट। अब आते हैं टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज हैं। ये फॉन्ट की हमने कुछ देखी। अब टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे होगे। टेक्स्ट लाइन क्या करता है? अलाइनमेंट सेट करता है टेक्स्ट की, कि आपको उस टेक्स्ट को राइट में करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है। अगर मैं लेफ्ट लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको लेफ्ट की प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये आ जाए इस राइट पे, ये जो टेक्स्ट है मेरा ये यहाँ पर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ राइट लिख दूंगा, ये देखिए राइट पे आ गया। उसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह ये इनहेरिट, जस्टिफाई, इसको आप इग्नोर करो। इनहेरिट क्या है, जस्टिफाई क्या है, ये इनहेरिटेंस में आ जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। एडवांस टॉपिक है इनहेरिट। ये हर प्रॉपर्टी के साथ आते हैं CSS की। ये इनहेरिट हो गया, जस्टिफाई हो गया। इनहेरिट का मतलब पेरेंट से, जो पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है वही चाइल्ड को लगेगी। अगर इनहेरिट करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पेरेंट जो है बॉडी है, उसकी भी अलाइनमेंट राइट ही होती है। बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट राइट ही रखता है ब्राउजर। तो अगर मुझे सेंटर में लाना है तो ऐसे सेंटर में कर रहे होंगे, तो आप इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे टेक्स्ट अलाइन का। टेक्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन भी आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे जब आप लिंक के साथ काम करोगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ अभी।
कमेंट करता हूँ। क्या हो गया? मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ। एंकर टैग ये हमने देखा था कि लिंक बनाने के लिए होता है। इसमें मुझे href देना पड़ेगा, तो मैं हैश पास कर देता हूँ, तो कहीं पे ये लिंक रिडायरेक्ट नहीं करेगा। हैश का मतलब ये होता है उसी पेज पे रहेगा। मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। तो आप देख रहे हो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। अब ये अंडरलाइन कौन दे रहा है? ये इसको ब्राउजर दे रहा है अंडरलाइन। तो अगर मैं चाहूँ कि इस अंडरलाइन को खत्म करूँ, इस अंडरलाइन को मुझे खत्म करना है, तो मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन में वो करना पड़ेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन इसको करना पड़ेगा नन। None. ये जो भी इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है, अब मैं ये टेक्स्ट डेकोरेशन कहाँ लिख रहा हूँ? आप देखो, मैं लिख रहा हूँ इस पैराग्राफ के अंदर। मैं लिख रहा हूँ इस पैराग्राफ के अंदर, इसलिए वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, पैराग्राफ तो मैंने बंद कर दिया है, वो तो पी को दिया हुआ था। अब मुझे ए को देना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस ए को भी मैं क्लास दे देता हूँ पैरा, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा ये देखो अप्लाई हो गया। तो अब मैंने इसको भी पैरा बना दिया, तो मैं इसको लिंक बना लेता हूँ। ठीक है, ये कोई पैराग्राफ नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, और मुझे यहाँ पर डॉट लिंक करके और यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन देना पड़ेगा। तो ये देखें हट गया, वो जो नीचे अंडरलाइन आ रही थी वो हट चुकी है। इसके अलावा भी इसके और प्रॉपर्टीज है, मैं देखूँ लाइन थ्रू है, ये बीच में कटा जाएगा इसके लाइन थ्रू। ठीक है, इसके अलावा और भी है इसकी ओवरलाइन है। ये देखिए इसके ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया। तो इसका आप यूज नहीं करे होते जनरली, आप अंडरलाइन का ही यूज सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हो। अंडरलाइन को खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नन का, क्योंकि एंकर टैग में से हमें अंडरलाइन को खत्म करना होता है। जब हम अपनी जो नेव बार बना रहे होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि यार नेव बार के इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, जैसे कि ये। अब ये क्या है जनरली, ये देखें ये क्या है, ये भी एक एंकर टैग है ना। एंकर टैग का क्या मतलब है? इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये किसी पेज पे लेके जाएगा, तो इसके नीचे आप देखो वो अंडरलाइन नहीं है, तो इसको अंडरलाइन को कैसे खत्म किया हुआ है? ऐसे ही खत्म किया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन उसको नन किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दे, कोई सवाल हो तो पूछ लें जल्दी, टाइम कम है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, अब हम बढ़ते हैं लाइन हाइट की तरफ। लाइन हाइट, अब मैं अगेन पैराग्राफ पे आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, नीचे जो है ये जो है CSS फाइल है। ठीक है, ये जो है ये CSS फाइल है, ये HTML फाइल है, तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ये CSS फाइल है, ये ऊपर वाली HTML फाइल है। ये बीच में लाइन आपको दिख नहीं रही है पीछे, तो कंफ्यूज नहीं करना कि हम HTML के अंदर ही इसको लिख करेंगे। CSS में फाइल है, ये CSS फाइल लोगो आ रहा है। तो मैं करता हूँ कमेंट, और जो है मैं एक div बनाता हूँ। div को ID दे देता हूँ पेरेंट कंटेनर, और उसके अंदर मुझे तीन तीन पैराग्राफ बनाने हैं। पैरा पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, और ठीक लग रहा है। बाय डिफॉल्ट देखें इसके बीच में जो है, इनके बीच में काफी स्पेस है, इनकी लाइनों के बीच में काफी स्पेस है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ मुझे इन सारे पीस को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके पेरेंट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे चाइल्ड सेलेक्टर या डिसेंडेंट सेलेक्टर के थ्रू ये काम करना है। कंटेनर, अब मुझे इनके पी को सिलेक्ट करना है। मैं एक पी बाहर भी बना देता हूँ ताकि आपको फर्क दिखे। पी पेरा आउटसाइड, आउटसाइड पेरेंट कंटेनर। ठीक है, तो आपको वायदे फर्क दिख रहा होगा कि ये सिर्फ ये तीनों पी जो है वो मैं इसको कैच कर पाऊंगा, और मैं यहाँ पी लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो जो भी स्टाइल में दूंगा सिर्फ इन तीनों पी को लगेंगे, क्योंकि ये इस पेरेंट कंटेनर के अंदर है।
उस पेन कंटेंट के थ्रू ही हमने उसको सिलेक्ट किया। अगर मैं कलर करूँ उसको, कलर दूँ इसको, फिर तो आपको वाज़ेह दिख रहा होगा। और उसको थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि थोड़ा आपको जो है बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा बैकग्राउंड भी आ गया, ठीक है। और उसकी मैं मार्जिन भी खत्म कर देता हूँ। मार्जिन के लिए अभी आप टेंशन नहीं लो, मार्जिन के लिए अभी आप टेंशन नहीं लो, मार्जिन क्या है वो पढ़ेंगे बाद में। मार्जिन सिंपल, इसकी मैंने बीच का जो स्पेस था इन एलिमेंट्स के वो खत्म किया। तो मार्जिन हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल में, वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शायद बॉक्स मॉडल ही है। तो मार्जिन पैडिंग क्या है वो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इसकी मार्जिन को यहाँ से खत्म किया, इसको आप इग्नोर करो। मुझे वो मार्जिन ब्राउजर ने जो दी हुई थी वो खत्म करनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वरना आपको समझ में नहीं आता। लाइन हाइट को समझाना है मुझे। अब लाइन हाइट क्या करता है कि मैं लिख देता हूँ लाइन हाइट। अब देखते हैं क्या होता है 20। थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ेगी मुझे, थोड़ी सी, ताकि थोड़ा अलग हो जाए, थोड़े अलग हो जाए, ठीक है। अब लाइन हाइट आपको अब समझ में आएगी। मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ 40%। एक मिनट, हाइट भी शायद हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक मिनट, हाइट का तो वैसे भी नाम से जाहिर है, हाइट का क्या है, नाम से ही जाहिर है कि वो एक एलिमेंट की जो उसकी जो कंटेनर है। क्योंकि सारे मैंने क्या बताया था शुरू शुरू में मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैंने क्या बताया था कि HTML का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो एक डब्बा ही होता है। जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा है, अब उसको एक मैंने डब्बे को एक हाइट दे दी है, ठीक है। अब डब्बे दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक टाइप के होते हैं, एक होते हैं लाइन टाइप के। ये ब्लॉक टाइप का डब्बा है पैराग्राफ, क्योंकि ये पूरी विड्थ पकड़ रहा है, पूरी विड्थ पे वो फैल रहा है। ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए थे कि आप देख सको कि ये पूरी विड्थ को पकड़ रहा है। उसको हाइट दी तो ये डब्बा जो है वो अब एक हाइट भी ले रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करूँ तो ये डब्बे की देखो हाइट और बढ़ गई, 50 पिक्सल की हाइट ले रहे हैं तीनों डब्बे, ठीक है। तीनों डब्बे 50 पिक्सल की हाइट पकड़ रहे हैं। पर हाइट लगाने से क्या हो रहा है कि ये सिर्फ टॉप टू बॉटम ही जा रही है। पर मैं चाह रहा हूँ कि यार दोनों साइड से इसको स्पेस मिल जाए, दोनों साइड से स्पेस मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए यूज करूंगा लाइन हाइट। लाइन हाइट, ये देखें सेंटर में आ गया बिल्कुल, ऊपर से भी नीचे से भी इसको 50 की मिल चुकी है। अगर मैं सिर्फ हाइट लिखूंगा तो ये देखें सिर्फ टॉप टू बॉटम जा रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ यार इसको ये सेंटर में आ जाए, तो इसलिए भी यूज करते हैं। अभी ये 50 पिक्सल में भी आप लिख सकते हो। हम लाइन हाइट को ऐसे भी यूज करें, मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज में इसको देता हूँ और मैं देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल लिखा मुझे। अब मुझे इसको 50 पिक्सल की जो है वो लाइन हाइट देनी है। ये देखें अभी लाइन हाइट कुछ भी नहीं दी हुई है, तो ये इतने छोटे हो गए। 10 पिक्सल का साइज है तो इतने छोटे दिख रहे हैं। अब मुझे इसको 50 पिक्सल की वो देनी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिंपल 5 लिख दूंगा। ये देखो 5 लिखा तो ये, अब ये क्या कर रहा है, फॉन्ट साइज से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, फॉन्ट साइज से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 5 को, मतलब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमें ये लाइन ऐड करके दे रहा है। तो अगर आप सिर्फ 5 लिखोगे तो मल्टीप्लाई करेगा इससे, फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई करेगा। आप पिक्सल में लिखोगे तो ये पिक्सल में ही देगा। देखो 5 पिक्सल दिया तो ये बिल्कुल ही छोटी हो गई। 0 दूंगा तो ये देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक गए। तो ये लाइन हाइट होती है, उसके जो 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 एलिमेंट्स के अंदर है उसकी जो लाइन होती है उसको वो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। 20 पिक्सल दिया तो 50 पिक्सल दूं, या मैं सिर्फ इसको 5 लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई करके 50 पिक्सल ही बन रहा है। तो ये समझ में आया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था मेरे ख्याल से, समझ में नहीं आया तो पूछ ले। समझ में आ गया तो हाथ हैंड रेस कर ले, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछ ले आप। और कोई भी भागे नहीं, क्योंकि मैं अटेंडेंस शेयर करूंगा, ठीक है। अटेंडेंस लाजमी आपको जमा करवानी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइन हाइट यही था। सॉरी, एचटीएमएल फाइल के अंदर जाना था। और क्या क्या टॉपिक रह गए, और कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट्स हो गया। फॉन्ट्स में मैं देखूं और क्या क्या रह गया हमारे पास। फॉन्ट्स में, ठीक है, फॉन्ट में हमने फॉन्ट स्टाइल देख लिया, फॉन्ट वेट देख लिया हमने, फॉन्ट वेरिएंट। वेरिएंट यहीं भी देख लेते हैं वेरिएंट को, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा वरना। ठीक है, वेरिएंट ये स्मॉल कैप्स, हाई कैप्स, इसका मैंने कभी यूज नहीं किया है। अब ये पी डॉट स्मॉल का क्या मतलब है, ये कौन बताएगा। पी डॉट स्मॉल जो यहाँ लिखा हुआ है, पी डॉट स्मॉल को क्या मतलब है जी। पी डॉट स्मॉल का क्या मतलब है।
डॉट तो जो है वो क्लास को रेफर करता है, और हमने ये पी में सबसे नीचे लिखा हुआ है नहीं, ना क्लास। मैंने पी हाँ डॉट स्मॉल क्यों लिखा है? पी डॉट स्मॉल लिखने का मतलब क्या मकसद था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पी डॉट स्मॉल नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। मैं काम करता हूँ जो है, अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ इसको H1, ठीक है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसको डॉट स्मॉल करता हूँ, पी हटा देता हूँ। ओके हो गया H1, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर रेड, ठीक है, ताकि ये दिखे तो सही हमें, इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों को रेड कलर मिल गया, और दोनों को वही स्टाइल मिल गया जो मैं चाह रहा था। पर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पी को मिले, क्लास दोनों को सेम दी हुई है, पर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पी को ही मिले। तो मैं क्या करूंगा, पी डॉट स्मॉल लिखूंगा कि जो पैराग्राफ के अंदर जो क्लास मैंने दी हुई है, सिर्फ उसी को ही वो कलर मिले, वो स्टाइल मिले, जो पैराग्राफ के अंदर, जिस पैराग्राफ अंदर स्मॉल है। ठीक है, तो आप उसमें भी क्लास के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किस किस को देना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। पी डॉट स्मॉल दिया तो सिर्फ ये इसको पकड़ेगा, पी डॉट स्मॉल मतलब इसका, इसको पकड़ेगा, ये H1 को नहीं पकड़ेगा। अगर मैं सिर्फ डॉट स्मॉल लिखूंगा तो पी और H1 दोनों को पकड़ लेगा, तो दोनों को पकड़ लिया। अगर मैंने पी डॉट स्मॉल कर दिया तो इसको मैंने और स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ पैराग्राफ के अंदर जो स्मॉल लिखा हुआ है क्लास, उसी को ही पकड़ो। क्या किया, ठीक है। तो ये भी मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अभी ये फॉन्ट वेरिएंट इतने काम की चीज नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं देखते हैं। ये सारी फॉन्ट साइज भी हमने देख लिया है, फॉन्ट फॉल बैक ये भी हमने देख लिया, फॉन्ट फैमिली, इसको फॉन्ट फॉल बैक कहते हैं ना, जो मैंने यहाँ बताया था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। तो बेसिकली दिस इज फॉन्ट फॉल बैक। फॉन्ट फॉल बैक कहाँ गया? दिस इज फॉन्ट फॉल बैक, कि अगर कॉमिक सेंस नहीं मिला तो एरियल पे चला जाएगा, एरियल नहीं मिला तो ये सेंस सेरिफ पे चल जाएगा। इसको बोलते हैं फॉल बैक करना, फॉल बैक ऐसे कि कॉमिक सेंस नहीं मिला तो एरियल पे चला गया, फॉल बैक किया, एरियल पे फॉल बैक कर गया, एरियल नहीं मिला तो सेंस सेरिफ पे फॉल बैक कर गया। तो फॉन्ट हमारा कवर हो चुका है, टेक्स्ट भी हमारा कवर हो चुका है, टेक्स्ट भी सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है। टेक्स्ट कलर देख लिया, कलर कैसे थे, कलर की प्रॉपर्टी यूज होती है। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, हमारा बैकग्राउंड भी रहता है हमारा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट देख ली, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन देख ली, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख ली हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं देखा था हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं देखा था हमने। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं है कि आपको उसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटल, ये 3 प्रॉपर्टीज है इसकी, वैल्यूज है इसकी, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, ठीक है। तो ये देखो, जहाँ मैंने अपर केस किया हुआ था उसने, ये देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ स्मॉल कुछ अपर केस, पर इसने सारों को अपर केस कर दिया, तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ लोअर केस किया हुआ है तो सारों को लोअर केस कर दिया। आप जितने भी, अगर इसको आप अपर केस में भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां मैंने बता दिया कि ये सिर्फ लोअर केस रहेगा। कैपिटलाइज के वो जो फर्स्ट लेटर है ना, उसको कैपिटल करेगा। ये देखो कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। टेक्स्ट स्पेसिंग में वही लाइन हाइट आ जाती है, लाइन हाइट, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ये देखो वर्ड स्पेसिंग, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल दी प्रॉपर्टीज है, लेटर स्पेसिंग, क्योंकि एक एक चीज को अगर पता नहीं लग गया तो। टेक्स्ट शेडो हम पढ़ेंगे जब हम बॉक्स शेडो की तरफ आएंगे, टेक्स्ट शेडो हम तब पढ़ेंगे जब बॉक्स शेडो की तरफ आएंगे, तो इसको भी वो शेडो देने के लिए काम आती है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अभी क्या रह गया हमारा, अभी क्या रह गया है, कलर भी हो गया, कलर भी देख लिया हमने। अब कलर की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि RGB कलर होता है, HSL होता है, और हेक्सा RGB, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। मैं जो है पेरेंट कंटेनर वाले को देखता हूँ मैं, एक मिनट। पेरेंट पेरेंट कंटेनर ये रखा, ठीक है। तो कलर, यहाँ कलर लिखा हुआ है ना, अब कलर को आप RGB की फॉर्म में भी दे सकते हो। RGB का क्या मतलब है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ऐसे भी दे सकते हो। RGB RGB के अंदर आप रेड, ग्रीन और ब्लू ऐसे देते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू, कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। तो वो कैसे देते हैं हम, जीरो से लेकर आप 256 तक वैल्यूज दे सकते हो। तो सिर्फ 0 0 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्लैक,
0 0 0 0 0 0 लिखूंगा ना मैं, तो ये हो जाएगा ब्लैक। तो देखो फुल ब्लैक हुआ पड़ा है ये, ठीक है। और अगर मैं 256 रेड को दे देता हूँ और सारों को 0 0 रखता हूँ, तो ये ब्लैक हो, ये रेड हो गया सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रेड की वैल्यू को ऑन किया हुआ है और सारी वैल्यूज को, ग्रीन और ब्लू को मैंने 0 किया हुआ है, मतलब ब्लैक किया हुआ है उसको। तो रेड को मैंने 256 किया हुआ है, तो सिर्फ रेड शो कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करूं तो आप देखोगे रेड के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। 100 करूंगा तो इसके कुछ और कलर हो गया, मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा तब कि आपको दिखे ये देखें ब्राउन कलर हो गया। रेड के ये शेड्स हैं। 300 तो कुछ नहीं होता, 256 तक ही होता है। 200 तक करूंगा तो ये देखिए रेड, ये रेड का कुछ शेड आ गया। 2000 हो गया गलती से, ये देखिए रेड का थोड़ा डार्क शेड हो गया है। 2 अगर 30 कर दूं तो ये देखिए रेड का कुछ हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसको 0 रखता हूँ और ग्रीन वाले को मैं 256 करता हूँ, तो देखो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। इसको 0 रखता हूँ, इसको मैं 256 करता हूँ, तो ये देखो ये ब्लू हो गया। अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, इसको कॉम्बिनेशन लिखता हूँ मैं 67 और 66, तो ये देखो कॉम्बिनेशन एक कलर बन गया है। 67 मतलब रेड ग्रीन और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि कलर जो है ना, आप ये समझिए कलर जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलके बना है। कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलके बने हैं। ये 3 कलर्स होते हैं, आर रेड ग्रीन और ब्लू। इन तीनों से मिलके दुनिया के इतने सारे अरबों खरबों कलर बने, 3 कलर से मिलके। इनके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। मैं अगर उसको 100 कर दूं, रेड का कोई 100वां शेड में इसको कर लूं, उसको भी मैं 166, देखो इसका कलर पूरा चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, पिंक का देखते हैं, पिंक आरजीबी कलर, आरजीबी वैल्यू, ठीक है। तो पिंक की आरजीबी वैल्यू आपको ये देगा, ये देखें, ये पिंक की आरजीबी वैल्यू मेरे पास आ गई। पिंक की आरजीबी वैल्यू मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी नहीं हुई, आई डोंट नो क्या इशू है, कंट्रोल सी काम ही नहीं कर रहा है। ये आरजीबी नहीं हुई थी क्या? एक काम करता हूँ, 255 192 203, 255 192 192 एंड 203, ये वैल्यू है इसकी। ये देखो पिंक हो जाएगा, ये देखो पिंक हो गया, पिंक कलर हो गया इसका, क्योंकि ये पिंक कलर की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से सिंपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम रेड ग्रीन लिख रहे थे, ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो ये सेम है, पिंक और वो आरजीबी वाला जो लिखा था वो सेम है, बस इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर आप इतने कलर हमारे पास है ही नहीं ये डायरेक्टली लिखने वाले, कि रेड हो गया, ये चुनिंदा ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो आरजीबी की फॉर्मेट में ही मिलेंगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पर आप गूगल पे सर्च कर लो कि भाई इसका आरजीबी वैल्यू मुझे बताओ, तो आरजीबी वैल्यू हो जाएगा, आप उसको आप पेस्ट कर लेना। एक होती है एचएसएल, एचएसएल फॉर्मेट भी एक होता है, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट। तो ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है ये, मतलब 0 से लेकर 365 डिग्री तक ये पूरा एक चक्र घूमता है इसका। 365 रेड हो गया, 365 ब्लू हो गया, 365 ऐसा ही कुछ है, मुझे ये सही तरह से याद नहीं है। 200 कर देता हूँ इसको, मैं भी तुक्का ही मार रहा हूँ, मैंने एचएसएल को इतना यूज नहीं किया। एचएसएल वैल्यू देख लेते हैं इसके बाद, एचएसएल वैल्यू ऑफ पिंक, पिंक कलर की देख लेते हैं एचएसएल वैल्यू। ये रही, परसेंटेज में होती है, सॉरी परसेंटेज में होती है, ठीक है, मैं भूल गया था। इतना यूज होता नहीं है तो याद करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब एचएसएल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उस पर, ये देखो ये रेड कलर दिखा रहा है, आई डोंट नो, पर इसका इतना यूज होता नहीं है बहरहाल, ठीक है। तो इसको आपको करने, आप किसका यूज करोगे? आप हेक्साडेसिमल वाले का और आरजीबी का सबसे ज्यादा यूज, तो मैं तो हेक्साडेसिमल का यूज करता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में मतलब कैसे, आपको अगर सिस्टम नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ हो, जैसे कि जो है हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, उसके बाद ABCDEF, मतलब ये 16 टोटल करेक्टर होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ FF FF FF
ये देखो वाइट हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया। FF ये भी वाइट को दर्शाता है, ये FF वाइट है और ये भी FF वाइट है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 9, इसकी वैल्यू यार मुझे याद नहीं है, मैं तो गूगल से उठा रहा हूँ। ये देखें FF 000, मतलब ये भी रेड ग्रीन एंड ब्लू ही है, और सिंपल में ये लिखूंगा तो सिर्फ रेड रेड दिखाएगा। देखो इसको मैंने FF कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने फुल कर दी, जैसे वहां 256 कर रहा था RGB में, यहाँ FF है, इसको 00 कर देता हूँ और इसको FF कर देता हूँ, तो ये देखो ग्रीन हो गया मैंने, क्योंकि ग्रीन को चिपका दिया। ग्रीन को बंद करता हूँ और मैं ब्लू को खोलता हूँ, FF करता हूँ, तो ये देखो ब्लू आ गया। तो आप सबसे ज्यादा RGB का और जो डायरेक्ट जो हम लिखते हैं उसका यूज कर रहे होगे, जैसे कि हम रेड लिख रहे हैं, ग्रीन लिख रहे हैं, उसका यूज कर रहे होगे, या RGB का यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा मैं तो इसका यूज कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल का। ये याद नहीं होते बेसिकली मुझे, इसके लिए कि एक्सटेंशन भी आता है, वो भी आपको दिखाई देता हूँ मैं। कलर निकालने के लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन में आपको दिखा देता हूँ क्या थी वो। अगर आपको कलर निकालना है इसका ना, कलर कलर ये रहा, कलर जिला के नाम से। अब मुझे कोई भी कलर निकालना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका सहारा लेता हूँ। कलर जिला, इसको ओपन किया और इस पे टैप किया मैंने। अब मुझे मिसाल के तौर पे ये कलर चाहिए, ये वाला। इस पे जाऊंगा मैं, इस पे हिट करूंगा, इस पे हिट किया मैंने, कलर मेरे पास कॉपी होके आ गया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा। अब जो भी इसका कलर था वो यहाँ पर आ गया मेरे पास। ये देखिए कलर, ये वाला कलर मैंने उठाया था, ये वाला कलर उठाया था बेसिकली मैंने, ये कलर देखो यहाँ पर आ गया। तो मुझे कोई और भी कलर चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं इस पे जाऊंगा और मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, मुझे ये वाला कलर चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे याद है ये वाला कलर चाहिए, कॉपी हो गया मेरे पास। और जो है मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखें वो कलर आ गया यहाँ पर। तो ऐसे काम हो रहा होता है हमारे पास, ये एक्सटेंशन हमारे बहुत काम की चीज है अगर हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। कलर 3 टाइप के, 4 टाइप के टोटल, क्या आप डायरेक्ट कलर का नाम लिख दो, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दो ऐसी, या RGB के फॉर्म में लिखो या HSL के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ये 4 तरीकों से आप इसको कलर दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास काफी लंबी हो गई, तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई क्लास आज की। तो किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, कोई सवाल किसी का, वो हैंड रेस कर ले जिसका कोई सवाल हो। मैं अभी जो है आप लोगों को अटेंडेंस की लिंक भी दे देता हूँ, तो आप अटेंडेंस भी अपनी फिल कर लें। मैं अभी शेयर करने लगा हूँ अटेंडेंस। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब दूंगा कैसे आपको अटेंडेंस, यहाँ तो चेट का ऑप्शन ही नहीं है। अटेंडेंस कैसे दूं मैं आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा। अटेंडेंस में आप एक काम करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, मैं आपको फिर दे देता हूँ अटेंडेंस का लिंक, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है चेट का। देखो अगर किसी के पास आ रहा हो चेट का ऑप्शन, तो मेरे पास तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ये चेट का ऑप्शन, आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा। मैंने भेज तो दिया है इसको, आ रहा है आपके पास चेट का ऑप्शन? सर पहले आ रहा था, अब भी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो आप जो है ना वो जावास्क्रिप्ट वाली टीम में हो ना, जावास्क्रिप्ट वाली टीम को मैंने आपको वहां पे ऐड किया हुआ था, HTML वाली टीम अभी बनाई नहीं मैंने। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी जितने भी देख रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, एक्टिव लर्नर्स वाले ग्रुप में। उसमें आपको ये फायदा होगा कि आप लोग हमारे फर्दर कोर्सेज, जो मेरे कोर्सेज हैं जो मैं करवाऊंगा, जो हमारे फर्दर कोर्सेज कौन से थे, रिएक्ट का हो गया, टेलविन का हो गया, तो उस कोर्सेज में आप एनरोल कर पाओगे। ठीक है, अगर आप उस टीम का हिस्सा होंगे तो आगे के जो हमारे भी कोर्सेज होंगे, मोंगोडीबी हो गया, नोड जेएस हो गया, मतलब माइंड स्टेक जो हम कंप्लीट करेंगे, तो बेसिकली आप उसमें पार्ट ले पाओगे माइंड स्टेक के अंदर। तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। मैं हर क्लास में अब अटेंडेंस दिया करूंगा, तो अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको उस क्लास में मैं ऐड नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल एंड क्लियर कट बात है ये। मुझे मेहनती बंदे चाहिए, मुझे टाइम पास वाले बंदे नहीं चाहिए। तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करें, ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप के अंदर ना करें, पर्सनल करें, मैं आपको लिंक वहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा।
ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई सवाल नहीं है, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।